सेशन ऑन फ्रेंच रेवोल्यूशन। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है सो जाइए मेरी वो वीडियो देखिए एंड देन कम हियर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट आउट विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर विच इज़ कल हमने पढ़ा था कि 1774 में लुई दी 16 जो एक बर्बन फैमिली को बिलोंग करता था वो राजा बन चुका था। उसने फ्रांस के थ्रोन को एसेंड कर लिया था। जब वो सिर्फ 20 साल का था उसकी शादी एक ऑस्ट्रियन प्रिंसेस से हो गई थी जिसका नाम था मैरी एंटोनेट। उसकी एक्सेशन के बाद नए किंग ने विच वॉज लुई दी 16 ने देखा कि सारी एम्प्टी ट्रेजरी थी, जो उसका सारा खजाना था वो ख़त्म हो चुका था। और आगे वाली लाइंस में हम देखेंगे उसके रीज़न। बिकॉज कंटिन्यूस वॉर, इतनी ज़्यादा जंग लड़ते लड़ते उसकी पूरी फ्रांस की फाइनेंशियल रिसोर्सेज गिरती चली गई थी। और इसकी मेंटेनेंस, एक पैलेस ऑफ वर्साइल था जहाँ पे वो कपल पूरा रहता था, उसकी मेंटेनेंस पे भी, उसको ध्यान रखने पे भी बहुत पैसे चले जाते थे। लुई दी 16 जब लुई दी 16 राजा बने उन्होंने 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ को भी फ्रीडम दिलवाई उनके कॉमन एनिमी ब्रिटेन से, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि मेरे पास भी बहुत पावर है और मैं ब्रिटेन के अगेंस्ट कर सकता हूँ, मेरे पास इतनी शक्ति है कि मैं अपने एनिमीज़ के अगेंस्ट खड़े हो सकता हूँ और अपने कॉमन एनिमीज़ को भी टक्कर की वॉर दे सकता हूँ। और इस वॉर ने, ये जो वॉर हुई थी 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ को फ्री करने के लिए, इसमें लुई दी 16 को लगभग 1 बिलियन लिवरेज का डेप मिल चुका था और पूरा एम्प्टी ट्रेजरी और पूरा वॉर वगैरह को मिला के, इसको भी मिला के पूरा 2 बिलियन लिवरेज का लोन उन्होंने ले चुका था। जो लेंडर्स जो थे, जो स्टेट कर देते थे, अब वो 10% इंटरेस्ट लगाने लग गए हैं और इतने बिलियंस ऑफ करेंसी को वापस करते वक्त भी बहुत ज़्यादा टाइम ईयर्स लग जाते हैं। और अगर आप उस पर भी 10% इंटरेस्ट लगा रहे हो सो आप उसमें ऐड करते चली जाइए और कितना आपका अल्टीमेटली ओवर द ईयर्स आपका डबल भी अमाउंट हो सकता है जितना आपने दिया। तो फ्रेंच गवर्नमेंट ने अब क्योंकि एक गवर्नमेंट जो है उसको पैसे कहाँ से मिलते हैं? जनता से, और जनता से कैसे? टैक्सेस से। अब क्योंकि फ्रेंच गवर्नमेंट को पैसे चाहिए थे, उनके पास 2 बिलियन लिवरेज का लोन था उनके ऊपर, अब उनको पैसे चाहिए थे तो उन्होंने नेचुरली क्या किया? प्राइसेस बढ़ा दिए, टैक्सेस बढ़ा दिए, हर एक चीज़ की पेमेंट्स की इंटरेस्ट बढ़ा दी ताकि वो सिर्फ अपने पेमेंट्स के इंटरेस्ट दे पाएँ। और इन रेगुलर एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए जो थे अपनी आर्मी का ध्यान रखना, उनको पैसे देना, कोर्ट को पैसे देना, गवर्नमेंट ऑफिसेस चलाना, यूनिवर्सिटीज़ चलाना और भी बहुत सारी चीज़ें चलाना, उस चीज़ के लिए गवर्नमेंट को अल्टीमेटली टैक्सेस इंक्रीज़ करने पड़े। और इतने मेजर्स के बाद भी फ्रेंच सोसाइटी, और इतने मेजर्स के बाद हमें पता लगता है कि फ्रेंच सोसाइटी 3 एस्टेट्स में डिवाइडेड थी, जिसमें सिर्फ जो थर्ड एस्टेट के मेंबर्स थे उनको ही सारे टैक्सेस पे करने पड़ते थे। मतलब कि आप अपनी पूरी पॉपुलेशन को 3 एस्टेट्स में डिवाइड कर दीजिए और इसमें सिर्फ थर्ड एस्टेट को ही सिर्फ पैसे देने हैं, फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट आपके पैसे नहीं दे रही हैं। इस सोसाइटी, एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे हमने एस्टेट्स बना दिए और जो सारी प्रिविलेजेस थे वो सिर्फ आपकी फर्स्ट और सेकंड एस्टेट को दिए जाते हैं, ये हमारी मिडिल एजेस में हमें लेके जाता है। एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं ओल्ड रेजीम, जो बेसिकली उस पीरियड को और उस पीरियड की सोसाइटी को और इंस्टीट्यूशन को, उस फ्रांस के बारे में जो 1789 के पहले के बारे में बताने के लिए हम ओल्ड रेजीम टर्म यूज़ करते हैं। एक फिगर आपके स्क्रीन पे इधर दिख रही है, फिगर 2, विच इज़ द सोसाइटी ऑफ एस्टेट्स, जहाँ पे दिखा रहे हैं क्लर्जी, नोबिलिटी और द थर्ड एस्टेट। ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन आपकी थर्ड एस्टेट में रहती थी और सिर्फ 10% पॉपुलेशन मिला के आपकी क्लर्जी और नोबिलिटी आती थी। लेकिन अब क्वेश्चन हमारे मन में ये उठता है कि क्लर्जी कौन है, नोबिलिटी कौन है और थर्ड एस्टेट के लोग कौन हैं? क्लर्जी वो लोग हैं जो किसी भी तरह से अपने आप को चर्च की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करते हैं, क्योंकि हर जगह फेथ सबसे ऊपर रहता है, इसमें भी क्लर्जी को सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है।
दूसरा हमारा आता है नोबिलिटी। नोबिलिटी किसको बोलते हैं? जो राजा के आसपास उनके मंत्री हो गए, राजा खुद हो गए, और ऐसे जो कुछ लोग आते हैं उनको हम नोबिलिटी में डालते हैं। राजा के आसपास के लोग जो राजा को जानते हो उनको, उनमें हम नोबिलिटी लाते हैं। थर्ड स्टेट में बाकी सारी बची कुची पॉपुलेशन, क्लर्जी और नोबिलिटी को हटा के हमारी थर्ड स्टेट आती है, जिसमें मिडिल क्लास लोग भी थे, पुअर लोग भी थे, और बहुत ज़्यादा पुअर लोग भी थे। उसमें एजुकेटेड क्लास भी थी और उसमें अनएजुकेटेड क्लास भी थी। मतलब थर्ड स्टेट के भी आगे बहुत सारे अपने डिविजन्स हमें आगे देखने को मिले। अब हम देखते हैं कि सिर्फ 90% of the population, which was the third estate, was living only on the 40% of the land. 60% of the land was occupied by the clergy and by the nobility. चर्चेस की जगहों के लिए और ऐसे कामों के लिए क्लर्जी ने बहुत सारा लैंड और बहुत सारा पैसा अपनी तरफ रखा हुआ था। और सिर्फ क्लर्जी और नोबिलिटी ही ऐसे दो स्टेट्स थे जो सिर्फ प्रिविलेजेस को एंजॉय करते थे बाय बर्थ, और जो नोबल्स थे वो और आगे प्रिविलेजेस एंजॉय करते थे टैक्सेस वगैरह लगा के। और क्या है बेसिकली, एक तो डायरेक्ट टैक्स रहता है और एक रहता है इनडायरेक्ट टैक्स। टिथ और टेल दो टाइप के टैक्सेस हैं। टिथ एक ऐसा टैक्स है जो चर्च अप्लाई करता है, और टेल एक डायरेक्ट टैक्स है। एक होता है कि आप कोई चीज़ जब आप खरीद रहे हो उस पर आपका 5-10 रुपये आपके गवर्नमेंट के पास जा रहे हैं। एक होता है कि आपको अलग से टैक्स देना पड़ रहा है, उसको हम टिथ बोलते हैं। ना ही क्लर्जी और नोबिलिटी अपने फ्यूडल प्रिविलेजेस इंजॉय कर रहे थे, लेकिन क्लर्जी जो है ऊपर से इतने सारा लैंड भी लेके बैठा हुआ है, ऊपर से क्लर्जी ने बहुत ज़्यादा अपना एक टैक्स जिसको हम टिथ बोलते हैं वो भी पेजेंट्स के ऊपर लगाया हुआ है, जिसमें जितना भी पेजेंट एक प्रोड्यूस बना रहा है उसमें उसको 10% अपना प्रोड्यूस जो है वो अपनी एज अ टैक्स जो है देना पड़ता है। तो इतने सारे बर्डन के बाद जो बेसिक लोग थे उनके लिए रहना बहुत मुश्किल हो चुका था। द स्ट्रगल टू सर्वाइव ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा, एंड हाउ अ सब्सटेंसेस क्राइसिस हैपन ये हमारे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। छोटे छोटे लेक्चर्स मैंने बनाए हैं एक एक टॉपिक के ऊपर, ताकि आपको ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना लगे और आप धीरे धीरे करके इस चैप्टर को कवर कर सकते हैं। सो द स्ट्रगल टू सर्वाइव। सो अब फ्रेंच सोसाइटी की जो पॉपुलेशन थी वो 23 मिलियन इन 1715 से 28 मिलियन इन 1789 में राइज कर गई थी। मतलब कुछ ही 70-80 ईयर्स में आपकी पॉपुलेशन जो है 5 मिलियन बढ़ चुकी थी, और प्रोडक्शन उतना ही रह रहा था। जब पॉपुलेशन बढ़ रही है मतलब डिमांड बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रही है लेकिन प्रोडक्शन उतना ही रह रहा है, मतलब कि हर एक हमें कुछ ऐसा करना है कि हर एक वो अफोर्ड ना कर पाए, ताकि क्योंकि अगर सेल कम हो रही है लेकिन डिमांड ज़्यादा हो रही है तो हमें उसके पैसे बढ़ाने हैं ग्रेन्स के, कि जो अफोर्ड कर सकते हैं सिर्फ वो ही ले, और मार्केट्स में ज़्यादा कुछ दंगे वंगे ना हो इस चीज़ के लिए। तो अब क्योंकि प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स जो है वो इतना पेस नहीं रख पा रहे थे इतनी इंक्रीज इन डिमांड में, तो प्राइस राइज हो गया, जिसमें स्टेपल डाइट बेसिक चीज़ जो फ्रेंच वाले पीपल खा, जैसे हम रोटी वगैरह चावल वगैरह खाते हैं, अगर वहाँ पे वो लोग ब्रेड खाते हैं जो उनका स्टेपल डाइट है, स्टेपल डाइट का भी प्राइस उन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था कि बहुत कम लोग अफोर्ड कर पाते थे। क्लर्जी एंड नोबिलिटी तो ऑफकोर्स वो कर पाते थे, लेकिन थर्ड स्टेटमेंट नॉट एवरी वन was able to buy or was able to handle this pressure of price in bread, price rise। एक तो वो इतना टैक्स दे रहे हैं, थर्ड स्टेट सिर्फ दे रही है, ऊपर से अब प्राइस राइज भी हो गया। सारे लेबरर्स जो थे उनको, सारे वर्कर्स जो थे उनको लेबरर्स में एम्प्लॉय कर दिया था एज सारे वर्कर्स को एम्प्लॉय कर दिया था हमने एज अ लेबर्स इन वर्कशॉप्स, ताकि डिमांड से बढ़ते चलते हुए उसकी सप्लाई भी बढ़ती जाए अगर ज़्यादा लोग अपने आप को इस फील्ड में इंगेज करेंगे। बट उनकी वेजेस जो थी, उनकी सैलरीज जो थी वो इतने इंक्रीज ऑफ प्राइस में क्या बोलते हैं पेस नहीं रख पाई, और इसलिए जो पुअर का और रिच का जो गैप था वो बढ़ता गया धीरे धीरे। जो चीज़ें जो थी अब बहुत वर्स्ट सिचुएशन में आने लग गई थी, क्योंकि एक तो नंबर 1 पॉपुलेशन बहुत बढ़ चुकी है, एंड नंबर 2 ड्रॉट्स
और हेल्स वगैरह जो आते हैं वो आपकी हार्वेस्ट को ख़राब कर देते हैं, मतलब बैड हार्वेस्ट तो हुई ही रही है, ऊपर से डिमांड भी बहुत ज़्यादा हो रही है, मतलब कि एक्चुअल सप्लाई बहुत कम मिल रहा है। और इस पूरे सिचुएशन को हम सब्सटेंसेस क्राइसिस बोलते हैं, और ये ऐसा सब्सटेंसेस क्राइसिस हमारे ओल्ड रिजीम में इन फ्रांस बहुत फ्रीक्वेंटली आता था। नाउ डेफिनेशन ऑफ सब्सटेंसेस क्राइसिस इज गिवन ऑन पेज नंबर इन न्यू वर्ड्स डेफिनेशन कॉलम, जहाँ पे हम देख सकते हैं दैट सब्सिस्टेंस क्राइसिस इज एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड आर ऑल्सो endangered. सो आप पहले इसको गेस कीजिए कि what all could be the pointers which could be filled in these blank pages, and I'll see you in my next lecture. Bye bye.